बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 5 को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का जो नॉलेज है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। 5.6 नॉलेज है और उसको टाइटल क्या दिया है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसमें जो SLO हमने कवर करने हैं वो हमारे दो SLO हैं। एक हमारे पास यहाँ पे स्टेट एंड अप्लाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक तो हमने यहाँ पे थर्ड लॉ को अप्लाई भी करना है और उसको अंडरस्टैंड भी करना है, स्टेट भी करना है। और दूसरी बात आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हो, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्क्राइब्स द पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ द सेम टाइप एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इसमें दो तीन बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहली बात ये लिखी हुई है कि यहाँ पे ये जो फोर्सेस हैं ये पेयर की फॉर्म में होती है। यहां पे हमेशा फोर्सेस किस फॉर्म में होगी, पेयर की फॉर्म में होगी। ये कौन बताता है, न्यूटन थर्ड लॉ बताता है। और दूसरी बात इस SLO के अंदर है कि ये सेम टाइप की होती है कि अगर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, अगर एक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। दो बातें होगी। और तीसरी बात यह है कि दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं। फोर्सेस क्या है, एक्शन और रिएक्शन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट करती हैं। वो अभी हम यहां पे सारी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिमुलेशन पे आते हैं। ये बेटा जरा देखिए यहां पे कि अगर ये एक एस्ट्रोनॉट है मून पे, ये फायर देखिए यहां पे ये पिस्टल ने फायर किया। दोबारा जरा इसको ऑब्जर्व करें। पहले इसको करें, इसको देखिए बेटा, ये सपोज करें कि ये मून पे जाके इसने एक बॉल को फेंका है। तो बॉल को फेंकने में इसने क्या किया है, पुश दिया, और पुश का मतलब फोर्स लगाई है। ये हमारे पास एक फोर्स आ गई, लेकिन ये खुद भी पीछे जा रहा है। ये खुद पीछे जाने का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी पुश आया है, इसके ऊपर भी फोर्स आई है। तो एक ही वक्त में हमारे पास दो फोर्सेस लग रही है, एक बॉल पे लगी और एक एस्ट्रोनॉट के ऊपर खलाबाज पे लगी। ये बात को फॉलो किया बेटा आपने। तो हमने यहां पे ये चीज चेक कर ली कि जब भी एक फोर्स लगेगी उस वक्त दूसरी फोर्स भी वहां पे एग्जिस्ट करेगी। ये चीज आप यहां भी देख सकते हो। जब आप एक गन से फायर करते हो तो बुलेट के ऊपर आगे की तरफ फोर्स है और ये गन पीछे की तरफ आ रही है। बुलेट आगे की तरफ गई, उसके ऊपर पुश फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एट द सेम टाइम हमारे पास जो गन है उसके ऊपर पीछे की तरफ पुश आया। ऐसे ही आप अगर एक रबर बॉल के साथ डिस्कशन कर लो, यहां भी देख सकते हो कि ये रबर बॉल जब हिट करता है तो यहां पे ये हिटिंग के दौरान एक टेबल पे फोर्स लगाई और ये फिर वापस गया है। इसका मतलब क्या है, टेबल ने इसके ऊपर फोर्स लगाई। तो एक ही वक्त में यहां पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट होती। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो हमने यहां पे दो पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिए कि फोर्सेस हमेशा किस फॉर्म में होंगी, पेयर की फॉर्म में होंगी। किस में होंगी, पेयर्स की फॉर्म में होंगी। और वो फोर्सेस जब भी पेयर में देखी जाएंगी तो वो अपोजिट लग रही होंगी। कैसी लग रही होंगी, ऑपोजिट। और तीसरी बात आप ये भी देख रहे हो कि ये एक ही टाइप की होंगी। जैसे यहां पे देखो कि कॉन्टैक्ट फोर्स थी, बॉल आके टेबल पे लगा तो टेबल पे बॉल ने एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई। कौन सी फोर्स लगी है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो टेबल ने भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगा दी, किसके ऊपर, बॉल के ऊपर। तो तीसरा पॉइंट भी आपने सीख लिया कि यहां पे जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। और तीसरी बात, उनकी काइंड सेम है, उनकी टाइप सेम है। ठीक हो गया बेटा। अब हम आते हैं वापस यहां पे, एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होती है। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और सेम काइंड की भी होती हैं, सेम काइंड की भी होती हैं और डिफरेंट बॉडीज पे भी लग रही हैं। तीन पॉइंट तो हमने सीख लिए
चौथा पॉइंट अब डिस्कस करने वाले हैं कि ये फोर्सेस क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होती हैं। उसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। बेटा जरा ये वीडियो को आपने ऑब्जर्व करना है। इसमें जरा देखिए बेटा, ये एक स्प्रिंग, दो स्प्रिंग बैलेंस हमने इसमें लेने हैं। आवाज बोल दो। Aim to verify Newton's ये third दो law of spring motion balance। using two spring balances. Materials required: spring balance of 5N, spring balance of 10N. अच्छा बेटा, ये स्प्रिंग बैलेंस करते क्या हैं? ये फोर्स को मेजर करती हैं। किसको मेजर करती हैं? फोर्स को मेजर करती हैं। एक मैक्सिमम 5 न्यूटन फोर्स मेजर करेगा यहां पे, और एक 10 न्यूटन फोर्स। यानी लिमिट होती है ना हर चीज की मेजर करने की। जैसे आप कोई भी एक वेट भी अपना मेजर करते हो, तो वेट की लिमिट होती है वेट मशीन की, कि ये 150 kg तक वेट मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा वो मेजर नहीं कर सकता। तो यहां पे जो 5 न्यूटन और ये 10 न्यूटन जो बोलेगा, इसका मतलब यही है कि इन स्प्रिंग बैलेंस की जो लिमिट है वो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन है। इससे ज्यादा ये वेट मेजर या फोर्स मेजर नहीं कर सकते। Of motion. Materials required: spring balance of 5N, spring balance of 10N, and an iron stand. आयरन स्टैंड भी ले लिया। Take the spring balance of 5N. Attach one end of the spring balance to the iron stand. Take the other spring balance of 10N. Attach it to the hook of the first spring balance. Hold it exactly horizontal to the table for viewing the reading of both the balances. Apply a force on the second अब बेटा spring force लगाई जा रही balance. है। Note the reading of both अब the इन reading spring देखो। balances. Force exerted by second spring balance on the first, Same that is force is there। F21, is the action force. At the same time, the force exerted by the first spring balance on the second, that is minus F12, is the reaction force. Tabulate the observations. Gently increase the force to 3N and note it down in the observation column. Repeat the experiment for 4N and 5N. Tabulate the observations. It is observed that both action force F21 and reaction पीपीटी पे आओ जी बेटा। यहां पे ये एक्सपेरिमेंट आपसे डिस्कस किया गया है। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि दो स्प्रिंग बैलेंस लिए और दोनों को आपस में हुक कर दिया है, और एक स्प्रिंग बैलेंस का एंड जो है वो एक आयरन रॉड के साथ अटैच कर दिया। अब करते क्या है कि इधर से अगर हम पुश करते हैं तो ये स्प्रिंग बैलेंस इधर खींचा गया है, तो ये स्प्रिंग बैलेंस इसको भी खींचेगा। इसका मतलब ये वाला स्प्रिंग बैलेंस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। एट द सेम टाइम जब ये वाला स्प्रिंग बैलेंस इसको अपनी तरफ राइट साइड पे खींचेगा, तो उसी वक्त ये वाला स्प्रिंग बैलेंस इसको क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे खींचेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और इन दोनों की फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी। वो कैसे पता चलेगा? आप इनकी रीडिंग को चेक कर सकते हो। अगर आप यहां पे आप देखो, शुरू में दोनों की यहां पे रीडिंग क्या है, 0 0 है, ऐसे ही है। अब अगर आप इसमें देखो, यहां पे रीडिंग कितनी है, 2 न्यूटन, और इधर भी कितनी है, 2 न्यूटन। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर एक जैसी फोर्स लगा रही है। फिर आगे आप देखोगे यहां पे फोर्स कितनी हो गई है, इस स्प्रिंग बैलेंस की उस पे जो फोर्स है वो 3 न्यूटन है, और इसकी भी कितनी है, 3 न्यूटन। तो ये चीज भी आपने सीख ली कि जो एक्शन, जो ये फोर्सेस हैं जो पेयर्स की फॉर्म में हैं, ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होती हैं। तो 4 प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस कर ली कि फोर्सेस पेयर की फॉर्म में होंगी, और फोर्सेस की टाइप क्या होगी, जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो वहां पे फोर्सेस पेयर की फॉर्म में होंगी। किसकी फॉर्म में होगी, पेयर की फॉर्म में, और उनकी टाइप क्या होगी, सेम होगी। और तीसरी बात क्या बताइए कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रही होंगी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रही होंगी। और चौथी बात क्या बताइए कि मैग्नीट्यूड में सेम होंगी। और पांचवी एक और बात भी है। पांचवी बात क्या है कि दे एक्ट फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। जितने टाइम के लिए एक फोर्स लगी उसी वक्त दूसरी फोर्स लग रही होगी।
ये नहीं है कि पहले एक मिनट 1 सेकंड के लिए एक फोर्स लगी और फिर अगले सेकंड में दूसरी फोर्स लगी, ऐसे नहीं है। जिस जिस 1 सेकंड में एक फोर्स लग रही होगी उसी 1 सेकंड में दूसरी फोर्स भी लग रही होगी। फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम ये फोर्स लगेगी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपने अंडरस्टैंड की यहां पे। ये कब होगा? जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। तो इन फोर्सेस को हम एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कहते हैं। अब हम न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन, एक्शन क्या है? फोर्स है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा। एक्शन भी फोर्स है और रिएक्शन भी फोर्स है, जो आपस में इक्वल होंगी और ऑपोजिट होंगी। दूसरी बात यहां पे क्या बता रही है? ये चीज क्या बता रही है? दिस मीन्स दैट फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। और इसके आगे क्या लिखा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। वो पांचों पॉइंट यहां पे कवर हो रहे हैं जो मैंने बोले। पहले वाले में इक्वल और ऑपोजिट की बात हो गई, ऐसे ही है। एक्शन और रिएक्शन क्या होंगी? इक्वल और ऑपोजिट होंगी। और दूसरे वाली लाइन में क्या कवर हो गया कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर। 3 बातें होगी। और तीसरी लाइन के अंदर 2 बातें कवर हो रही हैं कि दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम। लेंथ ऑफ टाइम की बात हो गई और डिफरेंट बॉडीज की बात भी हो गई। तो 5 पॉइंट आपने यहां पे सीखे और आपने यहां पे देखा भी कि अगर एक राइफल से गन फायर करोगे तो एक्शन किस पे हो गया? फायर पे, बुलेट पे। और रिएक्शन किस पे हुआ? गन पे। ठीक है। और इसी तरह से अगर एक बॉल को दीवार पे मारोगे, एक्शन किस पे होगा? दीवार पे। रिएक्शन किस पे होगा? वैसे एक मजे की बात बताऊं कि चूंकि ये सेम टाइम पे लग रही होती हैं, तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते क्या एक्शन है क्या रिएक्शन है। लेकिन हम एक को एक्शन कह देते हैं और एक को रिएक्शन कह देते हैं। क्योंकि एक ही टाइम पे लग रही होती तो हम कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है। लेकिन हम कन्वेंशनली अगर एक को एक्शन कहेंगे तो दूसरी लाजमी रिएक्शन कहलाएगी। अब ये यहां भी आप देख सकते हो कि अगर एक बोर्ड में आप बैठे हो और बोर्ड से आप बाहर निकलने लगे हो, तो आपने आगे की तरफ एक्शन किया और आप इस एक्शन के दौरान इस बोर्ड को क्या करोगे? पीछे की तरफ पुश करोगे, तो रिएक्शन बोर्ड के ऊपर पीछे की तरफ होगा। कभी आपने बोर्ड से ऐसे बाहर निकलते होगे ना, देखा होगा कि बोर्ड पीछे की तरफ जा रही होती। आप अगर आगे की तरफ जा रहे हो तो बोर्ड पीछे की तरफ जा रही है। तो एक फोर्स आप पे हो गई और एक फोर्स बोर्ड पे हो गई। इधर अगर आप बात करोगे तो यहां पे जब चल रहे होते हो तो चलने में क्या करते हो? आप जमीन के ऊपर एक्शन करते हो। किधर? पीछे की तरफ। और जमीन आपके ऊपर आगे की तरफ रिएक्शन करती है। तो एक्शन किस पे हुआ? जमीन पे, सरफेस पे। और रिएक्शन किस पे हुआ? आप पे, जो चल रहा है बंदा। इसी तरह से यहां भी रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसके अंदर फ्यूल बर्न होता है और उस फ्यूल से गैस प्रोड्यूस होती है। रॉकेट इंजन गैसेस को एक्शन के साथ नीचे फेंकता है। तो एक्शन किस पे हुआ? गैसेस के ऊपर। और एज ए रिजल्ट गैसेस क्या करेंगी? इस रॉकेट के ऊपर रिएक्शन देंगी। और वो रिएक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। एक्शन नीचे, रिएक्शन ऊपर की तरफ। ये 2 बॉल अगर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो एक का एक्शन होगा और एक का रिएक्शन होगा। ऐसे ही टेबल पे अगर कोई बुक पड़ी हुई, अच्छा ये बात भी देखती है, ये हमारे पास मून ऑर्बिटिंग द अर्थ। मून पे अर्थ क्या कर रही है? मून पे अर्थ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मून भी तो लगा रहा है, क्योंकि आपने न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ की बात की हुई है। उसमें आपने क्या बात की थी? याद है आपको? क्या बात की थी आपने? आपने बात की थी कि ये जो ग्रेविटेशन लॉ होता है कि अगर एक मैस दूसरी मैस पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी मैस भी उसी वक्त पहली मैस पे फोर्स लगा रही होती है। तो दोनों फोर्सेस लगा, जैसे हम यहां पे हैं, हमें अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो हम भी क्या कर रहे हैं? हम अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को फोर्स लगा रही है, एक एक्शन और एक। तो यहां भी अर्थ की फोर्स मून के ऊपर एक्शन हो गया और मून की अर्थ के ऊपर फोर्स रिएक्शन हो गया। ऐसे ही यहां पे देखो, ये जो बुक है इस पे कितनी फोर्सेस लग रही है? बताओ जरा। 2 फोर्सेस लग रही हैं।
एक फोर्स हमारे पास कौन सी है, वेट है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी टेबल का रिएक्शन, टेबल की वजह से नॉर्मल फोर्स, टेबल की वजह से ये दोनों फोर्सेस किस पे लग रही हैं, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं? हाँ जी बेटा, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगती हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रही, जबकि ये दोनों फोर्सेस एक ही चीज पे लग रही। वेट वाली फोर्स किस पे लगती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, बुक है, तो ये जो वेट है ये बुक पे लग रहा है, और टेबल ने जो नॉर्मल फोर्स लगाई है वो भी किस पे लग रही है, बुक पे। तो एक बात याद रखो, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है, इन्होंने यहां पे फिगर में बनाया हुआ है, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। यहां पे दो तरह के पेयर बनेंगे, एक्शन और रिएक्शन, जरा गौर से सुनना है। मुझे बताओ, इस बुक को अर्थ ने अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो बुक ने, हाँ वो एक्शन रिएक्शन है। यानी अगर ये वाली जो फोर्स है ये अर्थ की फोर्स है, किसके ऊपर, बुक के ऊपर, तो बुक ने भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, लेकिन चूंकि अर्थ की मैस बहुत ज्यादा है तो वो अपनी जगह से नहीं हिलती। इसका मतलब हमारे पास अगर एक्शन रिएक्शन पेयर को डिस्कस करोगे तो वो एक अर्थ की बुक के ऊपर फोर्स है और एक बुक की, वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है। ऐसे ही मुझे बताओ, ये जो टेबल पे जब बुक को रखा तो अर्थ ने इस बुक को किधर खींचा, नीचे की तरफ, और अब ये जब नीचे की तरफ जाना चाहेगी तो रास्ते में क्या आ गई, टेबल आ गया, तो टेबल पे जाके इसने प्रेस किया, टेबल को इसने क्या किया बेटा, इधर टेबल ने इसको क्या किया, प्रेस किया, तो टेबल ने भी इसके ऊपर फोर्स लगाई, वो जो प्रेसिंग फोर्स है बुक की वो एक्शन होगा, और जो टेबल इसके ऊपर फोर्स लगाई वो रिएक्शन होगा। तो यहां पे दो तरह के पेयर बन रहे हैं एक्शन रिएक्शन के, एक ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एक अर्थ की फोर्स बुक पे और एक बुक की अर्थ पे फोर्स, और दूसरा यहां पे कौन सा पेयर है, टेबल को जो ये जो टेबल पे बुक फोर्स लगा रही है, प्रेसिंग फोर्स, उसे क्या कहते हैं, वो प्रेसिंग फोर्स किस वजह से लगती है, क्योंकि बुक को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो जब वो नीचे की तरफ खींचेगी तो नीचे जाना चाहेगी, लेकिन रास्ते में क्या आ गया, टेबल आ गया, तो उसने टेबल को प्रेस करना शुरू कर दिया। अब ये जो प्रेसिंग फोर्स है ये बुक ने लगाई है, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, तो जाहिर सी बात है जब ये अब टेबल और बुक आपस में इंटरेक्ट कर रही है, टेबल और बुक आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, अगर ये इंटरेक्ट कर रही है तो इनकी आपस में जो फोर्स होगी वो एक्शन रिएक्शन फोर्स होगी। तो ये कभी नहीं कहना कि वेट वाली फोर्स एक्शन है और नॉर्मल फोर्सेस का रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्सेस का रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल फोर्स किसका रिएक्शन है, अभी मैंने समझाया। हाँ जी बेटा हाजिरा बताओ, नॉर्मल फोर्स किसका रिएक्शन है, बुक ने जो प्रेस किया टेबल को, वो जो प्रेसिंग फोर्स है बुक की, वो हमारे पास क्या है, वो एक्शन है टेबल के ऊपर, किस पे, टेबल के ऊपर, और टेबल ने भी क्या किया, बुक पे फोर्स लगाई, वो नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगती हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बल्कि ये एक इंटर लेवल पे ये लम्स में क्वेश्चन भी आया था और बच्चों ने गलत ही किया था, और नॉर्मली जो बनाने वाले ये वीडियो बनाते हैं या फिगर्स बनाते हैं वो भी इस तरह से गलत बना देते हैं। बात समझ आ गई बेटा, तो ये आपने पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, वेट अगर वेट किसकी फोर्स है, अर्थ की, ये अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, हाँ जी, हाँ ऑब्जेक्ट की फोर्स अर्थ के ऊपर, वो इसका रिएक्शन होगा। लो बेटा अब आते हैं यहां पे, ऐसे ये कुछ और भी फिगर्स बनी हुई हैं, ये सब में एक्शन और रिएक्शन की बातें हो रही हैं। अब एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि एक्शन और रिएक्शन, जाहिर है दो ऑब्जेक्ट जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनमें एक एक्शन होता है और एक, लेकिन उनके इफेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, उनके इफेक्ट आपको डिफरेंट नजर आते हैं। जैसे कि आपने दीवार पे बॉल को मारा, दीवार पे बॉल को मारा, अब एक्शन किस पे हुआ, दीवार पे, लेकिन रिएक्शन किस पे हुआ, बॉल पे। बॉल तो मूव करके वापस आ गई, लेकिन दीवार तो अपनी जगह पे है। अब फोर्सी तो दोनों पे लगी है, लेकिन एक मूव करके आया लेकिन एक अपनी जगह पे रेस्ट पे है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है
कि बॉल की मैस कम है और दीवार की मैस, उसका इनर्शिया ज्यादा है, बॉल का इनर्शिया कम है। ये वैसे ही है जैसे अगर आपके पास एक ट्रक है, एक साइकिल है, दोनों पे एक जैसी फोर्स लगाओ तो कौन मूव करेगा? जिसका इनर्शिया कम है, जिसकी मैस कम है, तो साइकिल मूव कर जाएगी। ऐसे यहां पे दीवार पे भी उतनी फोर्स लगी है, लेकिन वो इसलिए नहीं हिल पाई क्योंकि उसकी मैस ज्यादा है, और बॉल इसलिए मूव कर गया क्योंकि उसकी मैस कम है। इस बात को जरा हम एक सिमुलेशन से भी देखते हैं। ये जरा देखिए बेटा, ये समझ लो ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है, अर्थ समझ लो। इसके ऊपर एक पर्सन जो है वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो जंप करने में ये इस अर्थ के ऊपर भी क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, और अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही। इसमें देखो ये अर्थ हिल रही कि नहीं हिल रही? अगर मैं इसकी, चलो अभी देखो इसके ऊपर इफेक्ट तो है लेकिन बहुत ही कम है, इसमें मोशन कम हो रही है क्योंकि इसकी मैस ज्यादा है और उसकी मैस कम है, वो ज्यादा मूव कर रही है। अच्छा, मैं अगर इसकी मैस को कम कर देता हूं, अब देखें, अब क्या इसमें मोशन ज्यादा आ गई, इसकी मैस कम हो गई, तो अब इसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट भी नजर आना शुरू हो गया। तो जब मैस कम होगी तो उसी वक्त कोई मोशन पैदा हो सकती है। जब मैस बहुत बड़ी होगी तो तब यहां पे मोशन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये ज्यादा हाइट पे क्यों जा रहा है पता है? क्योंकि जब इसकी मैस कम होगी तो इसकी वजह से वो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का इफेक्ट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा हाई, वो एक अलग पॉइंट है। अभी फिलहाल एक्शन और रिएक्शन के हवाले से आपने सीख लिया कि जब हमने इसकी मैस को कम किया तो इसमें भी मोशन नजर आना शुरू हो गई। इसकी मैस को ज्यादा करोगे तो ये मूव करना ना होने के बराबर बंद कर देगा। ठीक हो गया बेटा? तो ये आपने न्यूटन थर्ड लॉ जो है इसको अंडरस्टैंड किया। आगे करें जरा, पीपीटी पे आए। जी बेटा, ये हमारा जो है वो जी बेटा, ये हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप हुआ। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ को हमने कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच बेटा।